शाम का समय था। आसमान पर गहरा सिंदूरी और जामुनी रंग घुल रहा था। नगरपुर स्टेशन पर अंकित देवघर गांव जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अंकित ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, अरे महाशय, जरा बताएंगे कि देवघर गांव की गाड़ी कितने बजे आएगी? सुबह से बैठा हूं, कोई खबर नहीं। देवगढ़ वाली? हाँ, बस आने ही वाली होगी। इस रूट की ट्रेनें कभी समय पर आती हैं और कभी बहुत देर से। तुम फिक्र मत करो, पहुंच ही जाओगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। डिब्बे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुश्किल से 4-5 यात्री थे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अंकित को देखकर कहा, अरे भाई, लगता है पहली बार इस तरफ सफर कर रहे हो। चेहरा बिल्कुल नया है। मैं तो इस रास्ते पर सालों से आ जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हैं? जी, देवगढ़ गांव। पहली बार जा रहा हूं। सुना है बहुत पुराना और रहस्यमय गांव है। देवगढ़? वो तो मेरे गांव किशनपुर से पहले पड़ता है। तो भाई, पहली बार जा रहे हो? कोई खास कारण? हाँ, असल में मेरे नाना जी वहीं रहते हैं। बहुत सालों से उनसे मिल नहीं पाया। इस बार छुट्टी मिली तो सोचा क्यों ना गांव की मिट्टी की तरफ चलूं और नाना जी से भी मिल लूं। कहते हैं गांव अब भी वैसा ही है, शांत, पुराना, लेकिन बहुत अपनापन भरा। बहुत खूब। नाना जी से मिलने जा रहे हो? आजकल के लड़के तो छुट्टी मिलते ही शहरों की चकाचौंध में खो जाते हैं, और तुम गांव की सादगी की ओर जा रहे हो। अच्छा लगा। वैसे भी सुना है देवगढ़ का पुराना शिव मंदिर, विशाल बरगद का पेड़ और बारहमासी बावड़ी की कहानियां सब देखने लायक हैं। ठीक है बड़े भाई, मेरा स्टेशन आ गया, मैं चलता हूं। रात गहरा गई थी। अंकित स्टेशन से बाहर आया। बाहर उसे सुनसान स्टेशन पर एक ही ऑटो वाला दिखाई दिया। भैया, जरा देवगढ़ तक चलोगे? पहली बार इस तरफ आया हूं, रास्ता भी नहीं पता और गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे नाना जी वहीं रहते हैं। बहुत दिनों से मिलने का मन था। अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ी मदद हो जाएगी, वरना यहां तो आसपास कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही। ऑटो वाले ने भयभीत होकर कहा, देवगढ़? वो भी इस रात को? भाई साहब, देवगढ़ का रास्ता आसान नहीं है। घने जंगलों के झुरमुट से होकर निकलता है। बीच बीच में पुरानी टूटी हवेलियां हैं और अंधेरा होते ही वो सड़क और भी खामोश हो जाती है। लोग ज्यादातर दिन ढलने से पहले ही निकल जाते हैं। रात का सफर वहां कोई आसानी से नहीं करता। अरे भैया, आप तो जैसे डरा ही दिए। मैं तो बस अपने नाना जी से मिलने जा रहा हूं। वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, और फिर हर गांव की राह थोड़ी सुनसान तो होती ही है। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे सिर्फ वहां तक छोड़ दीजिए। किराया जो भी लगे मैं दे दूंगा। देखिए, मैं साफ कह रहा हूं, ये रास्ता मुझे भी पसंद नहीं है, पर आज सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं मिला। घर में बच्चों को खिलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं आपको छोड़ने को तैयार हूं। बैठ जाइए। अंकित ऑटो में बैठ गया और वे दोनों गांव की ओर चलने लगे। भैया, ये रास्ता तो वाकई बहुत वीरान है। चारों तरफ खेत और पेड़ ही पेड़ हैं। न कोई इंसान, न कोई घर। शहर में तो रात को भी चहल पहल रहती है। यहाँ तो जैसे लोग अंधेरा होते ही कहीं गायब हो जाते हैं। गांव की रातें अलग होती हैं साहब। यहां लोग जल्दी जल्दी घरों में दुबक जाते हैं। कहते हैं कि ये वक्त छाया का होता है, इसीलिए अंधेरा गिरने से पहले ही हर दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, और वो सन्नाटा हर किसी को सहन नहीं होता। अरे भैया, आप बिना मतलब इतनी बातें करके सफर को और डरावना बना रहे हो। मुझे तो नाना जी से मिलने की खुशी है।
पर मैं चाहता हूं कि जैसे ही पहुंचूं तो सीधा उनके पास जाऊं। उन्होंने हमेशा कहा था देवगढ़ का मिजाज बड़ा सीधा सादा है। सीधा सादा तो है, पर हर पुराने गांव की मिट्टी में कुछ पुरानी कहानियां दबी होती हैं। देवगढ़ भी अपवाद नहीं है। वहां पहुंचकर देखोगे तो सब समझ जाओगे। बस ध्यान रहे, रात गहरी होने के बाद बाहर ज्यादा देर तक मत पटकना। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है और हर वक्त सबके लिए नहीं होता। बातें करते करते वे गांव के बाहरी छोर पर पहुंच गए। अंकित ऑटो वाले को विदा कहकर नानाजी के घर की ओर चल पड़ा। गांव में एक चौपाल पर कुछ बुजुर्ग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, सुनो, ये मौसम ठीक नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी आज रात भयंकर तूफान आएगा और तूफान के साथ वही छाया जरूर आएगी। मैंने अपनी आंखों से उसकी अजीब परछाई उस बावड़ी के पास मंडराते देखा है। दूसरे ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने भी सुना है। गांव के लोग तो अब शाम ढलते ही घर में दुबक जाते हैं। कहते हैं कि जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो बच नहीं पाता। गांव वालों की बात सुनने के बाद वो उनकी बात अनसुनी कर देता है और अपने नानाजी के घर की ओर चला जाता है। अंकित घर के अंदर पहुंचकर नानाजी से बोलता है, नानाजी नमस्ते, देखिए मैं आ गया। आपको बिना बताए सरप्राइज देने चला आया। बहुत दिनों से मिलने का मन था। शहर की भीड़ से तंग आकर सोचा गांव की हवा खा लूं और आपके पास बैठूं। दीनानाथ जी ने घबरा कर कहा, अंकित, तू यहां अभी इस वक्त? बेटा, तूने आना तो अच्छा किया, लेकिन हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज की रात इस गांव के लिए भीख नहीं है। क्या हुआ नानाजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस आपसे मिलने आया हूं। यहां सब डर क्यों रहे हैं? सरपंच काका ने गहरी सांस लेकर कहा, अंकित बेटा, आज की रात तूने जिस समय देवगढ़ में कदम रखा है वही रात है जब छाया बाहर निकलती है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तू इस वक्त आ जाएगा। सरपंच काका, आप भी क्या क्या बोल रहे हैं? कहां आप इस अंधविश्वास को मान रहे हैं? शहर में भी बारिश होती है, तूफान आता है। तभी अंकित के दो पुराने दोस्त विकास और सौरभ वहां आते हैं। अंकित उन्हें देखकर बाहर आता है। अरे अंकित, तू तो अचानक प्रकट हो गया। हमें बताए बिना ही गांव आ गया। राज कहूं तो बहुत अच्छा लगा तुझे इतने साल बाद देखकर। लेकिन तू जिस वक्त आया है उस वक्त छाया का डर सबसे ज्यादा रहता है। लोग कहते हैं वो किसी का भी रूप घर लेता है, चाहे अपना ही दोस्त क्यों ना हो। सौरभ ने धीमी आवाज में कहा, हाँ अंकित, सच मान, दिल में डर बैठा है। यहाँ हंसते बोलते चेहरों के पीछे भी उसका साया छुपा हो सकता है। तू सावधान रहना, क्योंकि छाया और इंसान में फर्क करना आसान नहीं। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ अपनों से मिलने आया हूं। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं, चाहे छाया किसी का भी रूप क्यों ना ले। मैं जान लूंगा कि असली कौन है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। विकास और सौरभ अंकित को घर से बाहर ना निकलने की सलाह देकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी। अंकित को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा था। अचानक बिजली चमकती है और दूर एक पुराने पेड़ को बिजली गिरने से आग लग जाती है। ये देखकर अंकित घबरा जाता है, पर उसी वक्त वह देखता है कि उसकी दोस्त पायल अकेली कहीं जा रही है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अंकित चलते चलते पायल को आवाज देता है, पायल, अरे पायल, कहां जा रही हो इस तूफान में? पर पायल उसे अनसुना कर आगे चलती रहती है। पायल उस बारहमासी बावड़ी के पास पहुंच जाती है। अंकित एक बड़े से चट्टान के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। तभी वो देखता है कि पायल अचानक हवा में घुलने लगती है और एक अजीब सी शक्ल वाला धुंधला साया बावड़ी के पास खड़ा हो जाता है।
ये देखते ही वो चिक्कर भागने लगता है। बचाओ बचाओ, पायल को उस छाया ने बावड़ी के पास गायब कर दिया। नाना जी जल्दी उठिए, पायल पायल को बचाइए। वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। मैं कसम खाता हूँ उसकी परछाई मेरे सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था और पलक झपकते ही पायल हवा में जैसे घुल गई। नाना जी अब क्या होगा? दीनानाथ जी घबरा कर उठ जाते हैं। हे भगवान, मैंने कहा था ना तुझे, उस रास्ते पर मत जाना, उस जगह पर मत भटकना, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। बेटा, अब तुझे सच समझना होगा। जिसने भी छाया को अपनी आंखों से देख लिया, उसकी जिंदगी बचती नहीं। तूने उसकी आंखों में झांक लिया है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं ताकि गांव वालों की मदद ले सकें। काका, क्या हुआ? रात को अंकित चीखते चीखते भागा तो हम यहां आ गए। अचानक से ही उसकी आवाज आई। अंकित ठीक तो है ना? अंकित ने हांफते हुए कहा। सरपंच काका, मैंने छाया देखा, उसने पायल को गायब कर दिया। नाना जी कह रहे हैं कि वो अब मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे देख लिया। दीनानाथ जी सही कह रहे हैं। छाया को देख लेना मौत को सामने देख लेने जैसा है। अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। इस अभिशाप से बचने का एक ही रास्ता है। गांव के उस कोने में जो साधु बाबा बरसों से तपस्या कर रहे हैं, वही इसका उपाय बता सकते हैं। ये बोलकर दीनानाथ जी, अंकित और सरपंच काका साधु बाबा के पास चल पड़ते हैं। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़कर विनती की। महात्मा, हमारी कोई मदद करिए। इस गांव पर मुसीबत टूट पड़ी है। मेरा पोता अंकित भी उस छाया की नजर में आ गया है। पायल को भी वो अपने साथ ले गया। हमें राह दिखाइए। साधु बाबा ने आंखें खोली। उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी। अंकित, इस लड़ाई का सामना तुझे ही करना होगा। तेरा भाग्य तुझे मेरे पास ले आया है। लेकिन याद रख, जब हम छाया के स्थान पर जाएंगे, वो तुझे हर संभव तरीके से फुसलाएगा। वो तेरे अपनों का रूप धारण करेगा, तुझे आवाज देगा, तुझे अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, पर तू एक कदम भी उसकी ओर नहीं बढ़ेगा। अगर तू उसकी चाल में फंसा तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। महात्मा, अगर यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जितना भी डर क्यों न लगे, मैं उस छाया का सामना करूंगा। लेकिन मुझे आपकी शक्ति चाहिए। वे एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं और अंकित को बावड़ी के पास जाकर पायल को आवाज लगाने के लिए कहते हैं। पायल, अगर तू सुन रही है तो बाहर आ। मैं तुझे लेने आया हूं। डर मत, मैं यहां हूं। तभी बावड़ी की गहराई से एक आवाज आती है। अंकित बेटा, इधर आ। तू तो मेरा सबसे प्यारा पोता है। वो देख, मैं तेरे पास खड़ी हूं। आजा, मुझे गले लगा ले। तू इतना अकेला क्यों खड़ा है? ये आवाज दीनानाथ जी की पत्नी की थी, जो वर्षों पहले गुजर चुकी थी। नहीं, तू मेरी दादी नहीं है। तू चाहे कितने भी रूप क्यों ना धर ले, मैं तेरे चलावे में नहीं आने वाला। तू वही छाया है जिसने पायल को छीन लिया। तभी वहां पीछे से साधु बाबा आ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और तेज मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बावड़ी से एक चीख निकलती है और छाया एक भयानक आकृति के रूप में बाहर निकलकर उसी अग्नि रेखा में जलने लगती है। कुछ ही देर में वो राख बनकर उड़ जाती है। बावड़ी के पास पायल मूर्छित अवस्था में पड़ी मिलती है। आज की रात गांव बच गया, लेकिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस जगह के पास कोई नहीं जाएगा। ये राख हमारी चेतावनी है। अगर कोई इस जगह फिर से कभी आया
तो शैतानी शक्तियां फिर से जाग उठेंगी। बाबा, अगर आप ना होते तो आज ना मैं बच पाता और ना ही पूरा गांव इस विनाश से बचता। अंकित ने अब समझ लिया था कि हर शहर की चकाचौंध के पीछे गांव का सन्नाटा भी एक गहरी कहानी कहता है। शाम का समय था। रवि और समीर, दो बचपन के दोस्त, अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने गांव से विक्रमपुर की ओर जा रहे थे। ये बैलगाड़ी तो ऐसे चरमरा रही है जैसे कोई भूत पीछे बैठा हो। भूत की बात मत कर यार। मैंने सुना है विक्रमपुर के तालाब में रात को एक चुड़ैल घूमती है। हाँ हाँ, चुड़ैल। ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। क्या किसी ने सच में देखा है क्या उस चुड़ैल को? मेरे चाचा के दोस्त ने बताया था। एक बार रात को वो उस तालाब के पास से गुजर रहा था। उसने पानी में चुड़ैल का साया देखा और अगले दिन उसका चेहरा किसी और जैसा हो गया। फिर वो गायब हो गया। शायद कहीं भाग गया होगा। तू इन सब बातों पर यकीन करता है? यकीन करूं या ना करूं, पर विक्रमपुर का तालाब साधारण नहीं है। रात को वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं जो पानी में झांक ले उसका चेहरा बदल जाता है, और कई तो लौटते ही नहीं। तालाब की बातें करते करते वे दोनों गांव की ओर बढ़ रहे थे। लंबी दूरी तय करने के बाद वे विशाल के घर पहुंचे। विशाल घर के बाहर ही उनके आने के इंतजार में खड़ा था। आखिरकार आ ही गए। रास्ते में कोई भूत तो नहीं मिला? मिलने की बात मत कर। मैं समीर को तालाब की चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे विशाल, ये रवि तो डरपोक बन रहा है। तू बता, तालाब में सचमुच कोई चुड़ैल है या बस अफवाहें हैं? रात को तालाब का माहौल सचमुच डरावना हो जाता है। गांव में कोई भी शाम ढलने के बाद वहां नहीं जाता। कहते हैं पानी में एक औरत का साया चलता है, बिना किसी इंसान के। रात होने से पहले गांव के बड़े बुजुर्ग धर्मचंद बाबा उनके पास आए। बच्चों, बारिश होने वाली है। तुम्हें पता है ना, बारिश के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। घर के अंदर चलो, वरना वो चुड़ैल सबको साथ ले जाएगी। बाबा, अब आप भी डराने लगे? इस गांव में सारे डरपोक लोग ही रहते हैं क्या? जिस चीज को कभी आंखों से ना देखो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम बाहरी लड़कों को क्या खबर? इस तालाब की हकीकत बरसों पहले एक औरत ने यहाँ डूबकर जान दे दी थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो चुड़ैल बनकर लौट आई। उसका साया आज भी तालाब में भटकता है, और जो भी उसकी परछाई में झांक ले वो उसका हो जाता है। बाबा, मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। बहुत लोगों ने कहानियों भी बताई हैं, पर क्या आपने कभी उसे अपनी आंखों से देखा? देखा है बेटा। मेरा अपना भतीजा मोहन एक रात तालाब के पास गया था। उसने पानी में साया देखा। अगले दिन उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थीं, जैसे कोई और उसमें बस गया हो। एक हफ्ते बाद वो तालाब में डूबा हुआ मिला, लेकिन उसका चेहरा मोहन का नहीं था। बाबा, आप भी डराने में उस्ताद हैं। ये सब पुरानी कहानियों हैं। मेरी बात को हल्के में मत ले बेटा। वो साया तुम्हें पहचान लेगा। रात को तालाब के पास मत जाना, वरना तुम भी उसकी परछाई में खो जाओगे। बाबा, आप चिंता मत करिए। मैं इन दोनों को तालाब और उस चुड़ैल के बारे में बता दूंगा। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बाबा वहीं से चले जाते हैं और वे तीनों दोस्त कमरा में आकर बातें करने लगते हैं। अचानक तालाब की ओर से पायल की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे नाच रही हो। ये रात के इस वक्त तालाब पर कौन नाच रहा है? शायद हवा का शोर हो या कोई जानवर। हवा में पायल नहीं बजते। ये कुछ और है। बाबा की बातें याद आ रही हैं। डरपोक मत बनो, चलो देख कर आते हैं। ये साया वाया क्या बला है? भाई, तू समझ नहीं रहा। यहाँ गांव में बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। तुम लोगों की तो बकवास ही खत्म नहीं होती। क्या पता वहां और कोई आदमी हो जो गांव वालों को डरा रहा हो। गायब तो आज मैं तुम्हारा सबका डर करूंगा।
चलो मेरे साथ। तीनों धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़े। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनको जंगल में जानवरों और उल्लुओं की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे तालाब के पास पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर। वो बाबा तो ऐसे ही डरा रहे थे। मैंने कहा था ना कि तुम लोगों के मन में फालतू का डर बैठा हुआ है। ऐसा मत बोल समीर, गांव वालों ने बहुत बार देखा है उस साए को, और जिसने भी देखा वो गायब हो गया। अरे पागलों, अगर सबने देखा है तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? इस शांत पानी में तुम्हें कोई भूत दिख रहा है क्या? चलो यार, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप करो तुम लोग, इतनी अच्छी जगह है, तुम तो मजा भी नहीं लेने देते। तभी समीर तालाब के पास जा पाए। उसको पानी के अंदर एक परछाई दिखती है। परछाई को देखकर वो घबराकर पीछे हट जाता है। तभी पानी में से आवाज आती है, आओ आओ, मेरे पास आओ। आवाज सुनते ही तीनों वहां से भागकर घर आ जाते हैं। अगले दिन वे तीनों और गांव की एक बूढ़ी चाची एक साथ बैठे होते हैं। चाची, कल हम तीनों उस तालाब के पास गए। वहां पर हमको वो परछाई दिखी और हम वहां से भाग आए। तुमने तालाब की चुड़ैल को छेड़ दिया। उसका नाम था गौरी। उसकी शादी गांव में जबरन कर दी गई थी। ससुराल वालों ने उसे इतना सताया कि वो टूट गई। एक रात वो ससुराल से भागी और तालाब में कूद गई। वो हर बाहरी को अपने दर्द में शामिल करना चाहती है। बाहरी लोगों को क्यों चाची? क्योंकि उसका पति बाहरी था। उसने गौरी को धोखा दिया, उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। अब वो हर बाहरी में उसी का चेहरा देखती है। जो भी उसका साया देख ले वो बच नहीं पाता। तो मेरा चेहरा वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। बेटा, अब तुम्हें गांव छोड़ना होगा। अगर रात तक रहे तो तालाब तुम्हें निगल लेगा। उसी रात तीनों आराम कर रहे थे। फिर से तालाब के पास से पायल की आवाजें आनी शुरू हो गईं। ये फिर वही आवाज है, कल रात भी सुनी थी। ये उसी चुड़ैल के नाचने की आवाज है। वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमें अब मार देगी। डर क्यों रहे हो? कल रात उसने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, सिर्फ दूर से दिखी और गायब हो गई। मुझे लगता है हमें जाकर देखना चाहिए। काफी बहस के बाद तीनों ने हिम्मत करके तालाब की ओर कदम बढ़ाए। तुम दोनों यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ उस साए को क्या तकलीफ है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। तभी एकदम समीर को मानो कोई अदृश्य शक्ति तालाब की ओर खींचने लगी। समीर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, रवि, विशाल, बचाओ मुझे। ये कौन मुझे पानी की तरफ खींच रहा है? तभी समीर तालाब के पास बेहोश हो जाता है। रवि और विशाल उसको देखकर बहुत घबरा जाते हैं। तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमारे दोस्त को और हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है। उसका इतना विशाल शरीर और लाल आंखें देखकर रवि और विशाल डर जाते हैं। तुमने मेरी परछाई देख ली, अब तुम मेरे हो। या तो मेरे साथ तालाब में समा जाओ या मेरे हाथों से मारे जाओ। तुम्हारा सबका बचना अब मुश्किल है। तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमारे दोस्त को और हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चाहती हूँ कि हर बाहरी मेरे दर्द को महसूस करे। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने इस कुंड में अपनी जान दी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं हर बाहरी को अपने दर्द में शामिल करूंगी। हमारा क्या कसूर है? हमें छोड़ दो। मेरी आत्मा को आजादी नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिले? तुम लोगों ने मेरा साया देख लिया, अब तुम सब मेरे हो। ये बोलते ही वो साया तालाब के अंदर समा गया। रवि और विशाल समीर को घर ले आए और चारपाई पर लेटा दिया। समीर एकदम से बड़बड़ाने लगा। वो मुझे बुला रही है, मैं अब उसका हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ये बोलकर समीर उठता है और तालाब की ओर जाने लगता है। रवि और विशाल उसे आवाज देते हैं पर वो नहीं रुकता और तालाब की ओर चला जाता है। उसके बाद समीर वहां से वापस नहीं आया। सुबह गांव में खबर फैल गई, तालाब ने एक और बाहरी को निगल लिया। रवि और विशाल टूट चुके थे। सोना चाची उनके पास आई और बोली, मैंने कहा था बेटुआ, उस साए से कोई नहीं बच पाता। अब तुम दोनों गांव छोड़ दो, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। हम समीर को नहीं बचा पाए,
अब क्या करें? गांव छोड़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। गौरी का साया तुम्हारी तलाश में रहेगा। रवि और विशाल उस दिन गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात को जब तालाब में गौरी का साया चलता है, उसके साथ अब समीर का साया भी दिखता है और वो हर बाहरी को तालाब की ओर खींचता है।